हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल थर्मेक्स इंडस्ट्रीज। सो क्या करती है कंपनी? विल ब्रेक द वीडियो इनटू 4 पार्ट्स। सो वन इज विल कवर फर्स्ट थिंग फर्स्ट द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी, देन करंट रीसेंट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, फॉलोड बाय कंपनी के ग्रोथ लेवर्स क्या है, एंड फाइनली द वैल्यूएशन और हाउ थिंग्स लुक लाइक। सो दिस इज हाउ विल ब्रेक इट इनटू the entire video. So starting with the what is the business model. So business model basically a company completely relating to the industrial manufacturing है. So basically आपके जो ये हुआ स्टील हुआ, केमिकल हुआ, FMCG हुआ, या फिर आपके और दिस पावर कंपनीज, जब जब वो कैपेक्स करती है तो इस कंपनी की ग्रोथ आती है. सो बेसिकली दिस कंपनी इज इनटू द बॉयलर्स. बॉयलर्स क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो कंपनी बॉयलर लगाती है और स्टीम जनरेट करने के लिए जो बॉयलर लगाती है वो, प्लस कूलिंग सॉल्यूशन, बिकॉज कोई भी अगर इंडस्ट्रियल कंपनी है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है थ्रू दिस फर्नेस चलती है इन सब की वजह से, तो उसको कूल रखने के लिए वो कूलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है. तो बेसिकली ये दो इनके प्रोडक्ट है. बट अगर बिजनेस मॉडल को फर्दर ब्रेक करें तो ये दो प्रोडक्ट ही सेल करती है. इसके अलावा इन प्रोडक्ट को इंस्टॉल करने का काम भी करती है, जिसे बेसिकली हम बोलते हैं EPC, तो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम भी करती है. दैट्स ऑल्सो सब्सटेंशियल बिजनेस. मतलब अगर मैं प्रोडक्ट बिजनेस की बात करूँ तो अराउंड 30% 35% बिजनेस प्रोडक्ट से आता है, अराउंड 30-40% EPC से आता है. इसके अलावा दे आर गेटिंग इनटू टू मोर स्ट्रीम. वन इज ओबियसली दे आर गेटिंग इनटू ग्रीन एनर्जी, जिसमें बायोमास से, विंड से, सोलर से जो एनर्जी बनती है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है. बट दिस इज़ वेरी नेसेंट बिजनेस. एंड देन दे आर इन्वॉल्व इनटू व्हाट यू कॉल द केमिकल बिजनेस, जिसके अंदर ये डिफरेंट तरह के केमिकल्स बेचती है टू द FMCG, टू द केमिकल, टू द फार्मा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दिस इज द बेसिक बिजनेस मॉडल. एंड जस्ट टू गिव यू द पर्सपेक्टिव, जब भी किसी भी कंट्री में या ग्लोबली एज वेल एज इंडिया के अंदर जैसे जैसे किसी इन इंडस्ट्रियल कंपनीज का कैपेक्स साइकिल मूव होएगा, ये कंपनी का ग्रोथ भी वैसे ही मूव होगा. सो जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, FY20 मतलब कोविड के बाद में जैसे जैसे ऑल दीज इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड, अगर आपने देखा होगा तो एकदम पूरी बूम आई थी FY20 से 24 तक. तो उस टाइम पे इस कंपनी के प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट रेवेन्यू अराउंड 50% CAGR से ग्रो किया था. मतलब दैट्स ए ह्यूज. ओबियसली देयर विल बी बेस इफेक्ट बिकॉज दीज कंपनीज गो थ्रू द साइकिल की एकदम अप जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे. सो मतलब पूरे साइकिल से जाते हैं. बट एनी विच वे, इफ यू विल पिक अ स्टॉक और यू ऑब्जर्व अ कंपनी फ्रॉम द bottom of the cycle and then just see till the top of the cycle, you can sort of understand the company, you can see how the company has grown. At the same time, if you are an investor, you pick your stock that point in time, you can make a decent amount of money. So ये basically business model है. Now coming to the recent performance, as I said that company goes through the cycle. So FY24 तक they have done really well, but last 2 years considering the overall the capex is not that great in this specific sector, steel, power, your utility, then FMCG, chemical, pharma इसके अंदर. तो अगर मैं इस साल की भी बात करूं तो मतलब फुल ईयर में उनकी रेवेन्यू हार्डली कुछ 3% की ग्रो की है. बट दिस कंपनी कीप ऑन वर्किंग ऑन देयर मिक्स, कॉस्ट एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स. सो फुल ईयर के अंदर इनके EBITDA की ग्रोथ 13% है और पैट की ग्रोथ 14%. नाउ रीसेंट क्वार्टर की बात करूं, बिकॉज दैट्स वेयर इफ यू आर ट्रेकिंग अ फार्म साइकिल, देन यू विल गेट टू नो हाउ थिंग्स आर शेपिंग अप. सो Q4 पर से में रेवेन्यू हैज ग्रोन बाय 12.5%, EBITDA has grown by 24.7%, and PAT has grown by 18.4%. So somehow things are improving. That's how you will see कि रेवेन्यू की ग्रोथ भी वापस आ गई है 12.5% के आसपास, एंड ग्रेजुअली थिंग्स इम्प्रूव. नाउ दिस इज द रीसेंट परफॉर्मेंस. नाउ विल जंप ओवर टू द व्हाट आर द ग्रोथ लीवर्स. सो ग्रोथ लीवर्स के परस्पेक्टिव से सबसे बड़ा ग्रोथ लीवर इनके परस्पेक्टिव से अगर देखें तो किसी कंपनी का ऑर्डर बुक है, क्योंकि अगर इनकी ऑर्डर बुक इंप्रूव होने लग गई तो कमिंग क्वार्टर में ऑब्वियसली उसका एग्जीक्यूशन होगा तो ग्रोथ मतलब रेवेन्यू नंबर ऑब्जर्व हो गया, एंड दैट्स हाउ यू कैन सेंस. सो ऑर्डर बुक में देयर इज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ इंक्रीज. इनफैक्ट मैनेजमेंट सेड दैट वन इज इन्होंने एक बड़ा लार्ज ऑर्डर गेन किया कुछ 1500 करोड़ का इन द सुपर बॉयलर कैटेगरी, सुपर क्रिटिकल बॉयलर कैटेगरी. तो 1500 करोड़ का ऑर्डर इन्होंने ये विन किया है. बट उसकी एग्जीक्यूशन टाइमलाइन करीबन 40 to 45 मंथ्स है. मतलब बेसिकली इस साल में हार्डली कोई रेवेन्यू आएगा उसका कुछ डिज़ाइन इंजीनियरिंग का. बट अदर सेगमेंट समथिंग लाइक बॉयलर, चिलर, दीज काइंड ऑफ सेगमेंट में दे आर सेइंग डिसेंट रैंप अप इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक. सेकेंड बिग ग्रोथ लीवर इस कंपनी के परस्पेक्टिव से है, वो है आपका व्हाट यू कॉल द डेटा सेंटर. सो इन्होंने डेटा सेंटर में
ऑलरेडी दे हैव डन अ डिसेंट अमाउंट ऑफ वर्क विद द डेटा सेंटर कंपनीज, एंड उसके अंदर ऑलरेडी इन्होंने एक बॉयलर का एंड चिलर का ऑर्डर मतलब सॉर्ट ऑफ ऑन द फाइनलाइजेशन स्टेज पे या फिर गेन कर लिया, मतलब दैट्स हाउ, नॉट वेरी क्लियर, बट दैट्स हाउ दे आर क्लोजली वर्किंग विद दिस कंपनी टू गेट द बॉयलर एंड चिलर का ऑर्डर फॉर द डेटा सेंटर कंपनी. एंड इसके अंदर मतलब इफ यू आर सॉर्ट ऑफ अ approved supplier and sort of thing, then eventually you will get enough amount of order, because you know next 4-5 years is completely like data center ramp up, चाहे इंडिया में ले लो, चाहे ग्लोबली देख लो, चाइना एंड यूरोप एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. सो जो भी कंपनी डेटा सेंटर से रिलेटेड इंफ्रा पे काम कर रही है, दोज विल सी डिसेंट अमाउंट ऑफ रन अप. मतलब जैसे हमने एरोफ्लेक्स में देखा था, एरोफ्लेक्स वो कूलिंग सॉल्यूशन, मतलब वो जो कूलिंग इंफ्रा सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, वो मेटल होर्स और सब कुछ करके. सो दिस कंपनी इज स्पेसिफिकली इनटू द बॉयलर एंड चिलर. तो वो इनका मतलब इन्होंने टाइम वगैरह नहीं बताया उसका कि कितना बड़ा टारगेट सेगमेंट है ये करके, बट दे आर ऑलरेडी वर्किंग विद दिस कंपनी, सो दैट वुड बी अ बिग ग्रोथ लीवर फॉर देम. इसके अलावा obviously they are saying that capex levers and those things are coming up, so that could be the big piece, but entire story currently is revolving around is the again building the order book, जितना भी capex नए कंपनी में होगा, और second is data center around. Now risk perspective से what could be the risk? तो risk is major piece is something like commodity inflation, because as you know due to this West Asia crisis and other stuff, आपका एल्यूमिनियम को निकल सारी commodity के प्राइस स्काई रॉकेटिंग हो गए हैं. तो उस perspective से मैनेजमेंट ऑल्सो एक्नॉलेज कि Q4 में तो उसका इम्पैक्ट नहीं आया, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी हैड the raw material sourcing lined up and everything, but come Q1 Q2 there could be some impact, and mind you management acknowledge that as well कि इनकी जितने भी ऑर्डर इन्होंने बुक किए हैं, ऑल द ऑर्डर्स एंड एवरीथिंग, दोज आर फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट. तो असेंशियली अगर पुराने ऑर्डर को आप एग्जीक्यूट करोगे जिस पॉइंट इन टाइम पे ऑल द रॉ मटेरियल प्राइसेस वर लोअर, ऑब्वियसली दे मे गेट सम इम्पैक्ट ऑन द मार्जिन एवरीथिंग. बट इसका फ्लिप साइड ये है कि आज जो ऑर्डर बुक करे होंगे उसमें हायर कमोडिटी प्राइसेस ले रहे होंगे, तो उससे मतलब फ्यूचर में लेट सपोज ऑब्वियसली सूनर देन लेटर कमोडिटी प्राइसेस विल कूल ऑफ, तो दैट्स वेयर दे विल गेट बेनिफिटेड. बट येस, एज ऑफ नाउ दिस रिमेन्स अ risk for the company. In terms of working capital and those kind of things, there is a working capital increase which management also acknowledge, and they said they are working and they will improve it. So that's where also this could be one of the improvement factor coming in future to come. In terms of capacity and those kind of things, so capacity management have a decent capacity wherein they can supply all the boiler and these chiller and everything. Plus management ने ये भी बोला है कि if at all needed वो outsource करके भी fabrication वगैरह कर सकते हैं. तो मतलब that will not become a showstopper when it comes to overall delivery and everything. फ्यूचर perspective से the second piece that they are working is on the clean energy और green energy. So वो green methanol पे भी काम कर रहे हैं, तो that could also be one of the growth leader. But going forward, major emphasis around the company is data center and green methanol that could help company to grow big time. So just to conclude, seems like company is on the sort of gone through on the bottom of the cycle already. There seem to be some kind of uptick when it comes to the cycle, like if we draw as a wave like kind of a thing. So seems like it is just coming out of this lower end of the wave. And that's where if this order book supports, data center supports, and all these commodity prices goes down and working capital gets rationalized, there is a decent amount of probability that profitability will improve dramatically. Valuation front पे if we'll say, as of now company is valued at the PE of 80. Because you see, if your profitability is not growing, if you are at the bottom of the cycle, then obviously it will look obnoxiously high PE. But having all said and done, if profitability improves, automatically the PO will go down and automatically the PAC will come into that tolerance. So हम केवल एक mathematical number को नहीं देख सकते PE और PAC को. We need to see how the future earning will look like and what all the growth lever. But good and interesting company. In fact इसका peer company एक है JNK India करके, वो बहुत ही छोटा है, मतलब ये 30,000 करोड़ की कंपनी है, तो ये वो 1,800 करोड़ की कंपनी है. But they are also doing good work, मतलब they are also engaging with the international refineries and they are also
trying to do all these initiative and everything. उनके result अभी out नहीं हुए हैं. I mean, if industry is going through the down cycle, that company is also going through down cycle, but that is also good company to track and observe. I will make a video around that as well. So this is it. Good company to watch and observe. No buy and sell recommendation. Thank you.